बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ आमना और आज का टॉपिक है कैबिनेट मिशन प्लान। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात आप सबसे डिस्कस करूंगी। कल मैंने जैसे ही वीडियो अपलोड की और मुझे कमेंट्स आए, वेलकम बैक, हम कब से वेट कर रहे थे, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, दिस मीन्स अ लॉट। मैंने जो पहली वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की थी, मेरा पर्पस सिर्फ यही था कि मैं ज़िंदगी में कोई ऐसा काम करूं जो मेरी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। लेकिन मैं ये नहीं सोच सकती थी कि मुझे इतनी मोहब्बत मिलेगी, आप सबके साथ इतनी कनेक्टिविटी हो जाएगी। इट सीरियसली मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। बिसाइड दिस मुझे एक और बात डिस्कस करनी है। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप एक दिन में 2-3 वीडियोस अपलोड करें, डेली वीडियो अपलोड करें, जनरल साइंस के, इस्लामियत के सारे लेक्चर्स जल्दी से कवर करवा दें। कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग नीड्स टाइम। हर चीज़ का एक टाइम होता है और एक वीडियो आप तक पहुंचने में तकरीबन 6 से 7 घंटे लगते हैं, उसकी एडिटिंग पे, उसके लेक्चर पे। तो एक दिन में इतना पॉसिबल नहीं है। जितना मुझसे पॉसिबल होता है मैं करती हूँ। मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है अभी यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए, बट जस्ट नीड्स टाइम। होप यू अंडरस्टैंड। और अब स्ट्रेट अवे अपने टॉपिक पे आते हैं। टुडेज टॉपिक इज़ कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ये एक ऐसा प्लान था, जब इस प्लान को इंडिया में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई तो जवाहरीलाल नेहरू ने कहा कि इस प्लान ने, कैबिनेट मिशन प्लान ने कायदे आज़म के पाकिस्तान को दफन कर दिया है। तो ऐसा इस प्लान में क्या था वो सब आपको आइडिया होगा इस पूरी वीडियो को देखने के बाद। तो कैबिनेट का मतलब क्या होता है? देखें, हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कौन है इस टाइम? इमरान खान। इमरान खान की एक कैबिनेट है। इमरान खान की कैबिनेट में कौन है जी? मिनिस्टर्स हैं। और कौन कौन से मिनिस्टर हैं? फवाद चौधरी, असद उमर, इस तरह ये सब मिनिस्टर्स हैं। तो मिनिस्टर्स कलेक्टिवली उनको हम क्या कहते हैं? एक कैबिनेट का नाम दे देते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान क्या था? इसकी एक कोई भी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा प्रपोजल है जिसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो पहले बात करते हैं बैकग्राउंड की कि कैबिनेट मिशन प्लान से पहले क्या क्या हुआ, क्यों ज़रूरत पड़ी कैबिनेट मिशन प्लान की। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये क्लियर किया था कि जब क्रिप्स मिशन प्लान आया, क्रिप्स प्रपोजल लेकर आया और उस प्रपोजल को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने रिजेक्ट कर दिया और क्रिप्स वापस चला गया। देन उसके बाद क्या हुआ कि एक शिमला कॉन्फ्रेंस हुई 1946 में। शिमला कॉन्फ्रेंस किसने करवाई? शिमला कॉन्फ्रेंस करवाई जी लॉर्ड वेविल ने। लॉर्ड वेविल कौन था? ही वॉज न्यू वॉइसडे ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ये नया वॉइसडे था, नया लॉर्ड था। किसका? सब कॉन्टिनेंट का। लॉर्ड वेविल ने शिमला कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाई और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कॉन्फ्रेंस, इसके अलावा छोटे लेवल की जितनी पार्टीज थी, सबको शिमला कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया और इनके साथ डिस्कस किया अपना एक प्लान। और इस प्लान में लॉर्ड वेविल ने कहा कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन शिमला कॉन्फ्रेंस में जो प्लान रखा गया उसको भी दोनों पार्टीज ने रिजेक्ट कर दिया। थोड़े से बैकग्राउंड में जाएं तो हम वर्ल्ड वॉर 2 तक पहुंचेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म हुई 1945 में, तो क्या हुआ कि बरतानिया में इलेक्शंस हुए और एक नया प्राइम मिनिस्टर आया। यहाँ पे मैंने पीएम लिखा हुआ है, इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर। अब जब नया प्राइम मिनिस्टर आता है, इट्स मीन वो अपनी नई पॉलिसीज लेके आया। तो बरतानिया में जो नया प्राइम मिनिस्टर आया वो अपनी नई पॉलिसीज लेकर आया। उन पॉलिसीज की बिना पर ये डिसाइड होना था कि अब बरसगीर में, अब इंडिया में किस तरह से हालात को ठीक किया जाए। तो ये जो नया प्राइम मिनिस्टर आया, इसने अपने कैबिनेट मिनिस्टर भेजे, मतलब अपनी कैबिनेट में से 3 मिनिस्टर्स भेजे एक प्लान के साथ। उस प्लान को क्या कहते हैं? कैबिनेट मिशन प्लान कहते हैं। अब इस कैबिनेट मिशन प्लान में किसके साथ डायलॉग्स प्रोसेस किए गए, किसके साथ डायलॉग प्रोसीड किए गए? 2 पार्टीज थी मेन इंडिया में। कौन कौन सी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस। इन दोनों के साथ ये प्लान डिस्कस किया गया। इस प्लान में क्या प्रपोजल थे वो देखते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स, अब जो 3 मिनिस्टर्स ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर ने भेजे, ब्रिटिश के प्रेसिडेंट ने भेजे, वो कौन कौन से थे? वो थे जी स्टैफर्ड क्रिप्स, प्रेसिडेंट थे ये ट्रेड के। देन लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया और बर्मा के।
देन एवी अलेक्जेंडर, ये पॉलिटिकल हेड थे रॉयल नेवी के। सो ये 3 लोग क्या लेकर आए थे इंडिया में, कैबिनेट मिशन प्लान लेकर आए थे। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि कांग्रेस इस पॉइंट पे ये डिसाइड कर चुकी थी कि अब बरतानिया जो भी प्लान लेके आएगा हमें उसे एक्सेप्ट करना है। बरतानिया ने बहुत स्मार्टली यहाँ पर प्ले किया। किस तरह स्मार्टली प्ले किया उसको आप अपने ध्यान से सुनना है। जैसे ही कैबिनेट मिशन प्लान आया तो ये एक कंडीशन के साथ आया। कंडीशन ब्रिटिश ने क्या रखी, ब्रिटिश ने कहा कि भाई इंडिया में एक इंटरल गवर्नमेंट बनेगी और ये जो गवर्नमेंट होगी ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी जो इस कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट नहीं करेगी, ना ही वो इंटरल गवर्नमेंट का हिस्सा बनेगी और ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशन बना सकेगी। मतलब उसने कोई चॉइस, कोई ऑप्शन बाकी नहीं छोड़ा किसी भी पार्टी के लिए वो इसको रिजेक्ट कर सकें। तो कोई भी पार्टी अगर इसको रिजेक्ट करती तो क्या होना था कि इंटरनल गवर्नमेंट जो इंडिया में बननी थी उस पार्टी ने उसका हिस्सा नहीं बनना था और ना ही उस पार्टी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी थी कि वो आइन बना सके। उस पार्टी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी ही नहीं थी ब्रिटिश ने। तो जब ये प्लान आया उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। अब देखते हैं कि प्रपोजल ऐसे क्या थे इस प्लान में, वो डिस्कस करते हैं। कैबिनेट मिशन प्रपोजल्स। कैबिनेट मिशन प्लान में कुछ प्रपोजल्स थे जिसमें सबसे पहला जो प्रपोजल है वो है इंडियन यूनियन। यूनियन का मतलब होता है डिवाइड इंडिया इनटू डिफरेंट प्रोविंसेस, कि पूरे इंडिया को प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया जाए। उसके बाद इंडिया में एक फेडरल सिस्टम नाफिज किया जाएगा। फेडरल सिस्टम पूरे इंडिया को कंट्रोल करेगा। इस फेडरल सिस्टम के पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, कुछ पावर्स होंगी। कौन कौन से पावर होगी, डिफेंस की पावर होगी, फॉरेन अफेयर्स को साथ डील करेगा। फॉरेन अफेयर्स में आपका टैक्स सिस्टम भी आ जाता है, कम्युनिकेशन भी आ जाता है। अब इन तीनों के अलावा जितनी भी पावर होगी वो किसके पास होगी, प्रोविंसेस के पास होगी। फेडरल लेवल पर फेडरल सिस्टम होगा जो कि पूरे इंडिया को कंट्रोल करेगा। प्रोविजनल लेवल पर अलग से गवर्नमेंट्स होंगी जो पूरे प्रोविंसेस को कंट्रोल करेंगी। सेकेंड प्रपोजल इज ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस। अब 11 सूबे थे कहाँ पे, इंडिया में। उन 11 सूबों को डिवाइड कर दिया जाएगा या उन 11 सूबों के जोन्स बना दिए जाएंगे। देखिए एक बात अपने जहन में रखनी है, वैसे तो इंडिया यूनियन ही रहेगा लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस की बात करें तो 3 जोन्स बन गए थे। जोन ए में तकरीबन 6 प्रोविंसेस थे। कौन कौन से 6 प्रोविंसेस थे, बिहार, मद्रास, बम्बई, यूपी, सीपी एंड उड़ीसा। ये मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस नहीं थे, ये हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे। अगेन मैं कह रही हूँ कि ये हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे, कंफ्यूज नहीं करना इसको। देन जोन बी में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और केपी के ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे। आज जिन एरियाज में पाकिस्तान बना हुआ है वो सब यही हैं। देन जोन सी में आ जाएगा असम और बंगाल। आज जिस लोकेशन पे, जिस एरिया में बांग्लादेश बना हुआ है वो जोन सी है। लास्ट स्लाइड में मैंने आपके साथ 3 जोन्स डिस्कस किए हैं। हर जोन के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपने फाइनेंशियल मैटर्स को ऑपरेट कर सकें और जिस सूबे में जितनी आबादी होगी उसके लिहाज से उसको सीट्स दी जाएंगी। फ़र्ज़ करें कोई सूबा है, ठीक है, उसमें आबादी ज़्यादा है तो उसमें सीट्स भी ज़्यादा होंगी। अगर किसी सूबे में आबादी कम है तो उसमें सीट्स भी कम होंगी। देन थर्ड प्रपोजल बेसिकली क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है कि एक ऐसी असेंबली बनाई जाएगी जो आइन बनाएगी। अब ये असेंबली कौन बनाएगी, मेंबर्स ऑफ प्रोविंसेस इलेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब सूबों के जो मेंबर होंगे जैसे कि एमपीए वगैरह होंगे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सारे के सारे इंडियंस होंगे, कोई भी ब्रिटिश
नहीं होगा। देन फोर्थ प्रपोजल, सेपरेशन ऑफ इंडियन यूनियन। ये बहुत बहुत एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट प्रपोजल है। सेपरेशन ऑफ इंडियन यूनियन के जो इंडियन यूनियन पहला पॉइंट था, वैसे तो इंडियन यूनियन ही रहेगा, लेकिन 10 साल बाद अगर कोई प्रोविंस, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में 3 जोन्स बनाए हैं, उनमें से अगर कोई भी जोन 10 साल बाद पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग, इतना स्टेबल हो जाता है कि वो एक सेपरेट मुल्क बनना चाहता है, सेपरेट स्टेट बनना चाहता है, तो उसको अलग कर दिया जाएगा। एनी ग्रुप विल बी एबल टू मेंटेन देयर सोवरेनिटी आफ्टर 10 years। यही तो डिमांड थी किसकी? पाकिस्तान की। यही तो डिमांड थी जिन्नाह की। जिन्नाह पाकिस्तान ही तो डिमांड कर रहे थे। जिन्नाह यही तो कह रहे थे कि आप हमें सोवरेनिटी दें, अलग से एक स्टेट दें। और ये ऐसा पॉइंट था, इस पॉइंट की वजह से कांग्रेस एक दफ़ा हिल गए। एक दफ़ा उन्होंने सोचा कि किस तरह इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करें, किस तरह ये मान लें कि सोवरेनिटी मिल जाएगी, चाहे 10 साल बाद ही क्यों ना, लेकिन सोवरेनिटी मिलेगी। फोर्थ पॉइंट एक ऐसा पॉइंट था, सिर्फ इस पॉइंट की वजह से जिन्ना का रिस्पॉन्स पॉजिटिव होगा इस प्रपोजल की तरफ। अदरवाइज बाकी जितने भी प्रपोजल्स आए हैं वो सब किसके हक में हैं? कांग्रेस के हक में, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि इंडिया यूनियन में रहे, कभी भी डिवाइड ना हो, यूनियन में रहे, क्योंकि हिंदू मेजोरिटी में थे, मेजोरिटी की ही चलेगी। नाउ फिफ्थ एंड लास्ट प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। फिफ्थ प्रपोजल क्या था? वीटो पावर। वीटो पावर बेसिकली क्या होता है? अ वोट दैट ब्लॉक अ डिसीजन। वीटो पावर एक ऐसा वोट होता है जो किसी भी डिसीजन को ब्लॉक कर देता है। जैसे इस टाइम 5 ऐसी स्टेट्स हैं जिनको IMF में वीटो पावर दी गई है। वीटो पावर बेसिकली किसके पास होती है? एक मुल्क के प्रेसिडेंट के पास होती है या प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। कोई भी रूल या कोई भी प्रिंसिपल अगर बना है और वो जाता है कि भाई PM के पास जाता है, PM के पास एक फाइनल अथॉरिटी है, वीटो पावर है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, ठीक है। सो अगर इंटरप्रिटेशन लेके आनी है उस प्रिंसिपल में, तो वो जो PM है, वो जो प्रेसिडेंट है, वो एक वीटो पावर देता है कि भाई नहीं, ये जो आपने जो भी प्रिंसिपल बनाया है इसको रिजेक्ट करते हैं, इसको इंटरप्रेट करके इसमें कोई नई चीज़ें ऐड करके फिर इसको नाफज किया जाए। तो ब्रिटिश ने उस वक्त वीटो पावर देने का ऐलान किया किसको? पॉलिटिकल पार्टीज़ को। कि मतलब फ़र्ज़ करें, लेट्स सपोज कि अगर कांग्रेस को कोई रूल, कोई आइन या किसी आइन का कोई रूल पसंद नहीं आता तो वो अपनी वीटो पावर दे सकती है। सेम लाइक दैट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को अगर कोई आइन का रूल पसंद नहीं आता तो अपनी वीटो पावर दे सकती है। देन रिएक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। इस प्रपोजल पर पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रिएक्शन था? किस पार्टी ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, किस पार्टी ने इसको रिजेक्ट किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको फ़ौरन से एक्सेप्ट कर लिया। इंडियन कांग्रेस बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे। उनको सिर्फ एक पॉइंट चुभ रहा था और वो पॉइंट था फोर्थ पॉइंट कि इंडियन यूनियन को सेपरेट कर दिया जाएगा 10 साल बाद अगर कोई प्रोविंशियल जोन पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाता है तो, या फाइनेंशियली स्टेबल हो जाता है तो इनको सिर्फ ये पॉइंट हर्ट कर रहा था। अदरवाइज प्रपोजल में जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी प्रपोजल्स आए हैं, वो इसको एक्सेप्ट करते हैं। इवन कि गांधी इतना खुश था कि उसने एक स्टेटमेंट दी, लेजिस्लेचर्स कैन चेंज डिसीजन, कि ये जो प्रपोजल आया है इसने डिसीजन चेंज कर दिया है, इसने फैसला चेंज कर दिया है। किसका? जिन्नाह का। जिन्नाह का डिसीजन क्या था? कि एक अलग रियासत हो। वेल, मुस्लिम लीग ने क्या किया कि इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग ने कहा कि पूरा का पूरा प्रपोजल हमारे हक में ही नहीं है, हम तो चाहते हैं कि हमें एक अलग स्टेट मिले। आपने क्या किया है? आपने इंडियन यूनियन कर दी है। आपने सिर्फ एक पॉइंट उसमें लिखा है, लेकिन हम उसमें भी परेशान हैं। इवन कि कायद आज़म की स्टेटमेंट क्या आई इस पॉइंट पे? कायद आज़म ने कहा कि बरसगीर में जितने भी लोग एग्जिस्ट करते हैं उन सब के मसाइल का हल सिर्फ यही है कि इंडिया को, सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड कर दिया जाए। तो कायद आज़म ने क्या किया? इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बहुत परेशान थे और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जितने भी लीडर्स थे उन्होंने फैसला जिन्नाह पर छोड़ दिया। जिन्नाह ने कैबिनेट मिशन प्लान को पढ़ा
2-3 दफ़ा पढ़ा, उस पर सोचा, सोचने के बाद उनको एक पॉइंट नज़र आया। वो पॉइंट क्या था? फोर्थ पॉइंट क्या था? सेपरेशन फ्रॉम इंडियन यूनियन। कायदे आज़म ने सोचा कि अब उन्होंने कंडीशन ऐसे रखी है कि इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कायदे आज़म ने कहा कि जब ये पॉइंट लिखा हुआ है कि इंडियन यूनियन से सेपरेशन हो जाएगी, आज नहीं चलो 10 साल बाद ही सही, तो इस बेस पे इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। सो कायदे आज़म ने, जिन्ना ने ये डिक्लेयर कर दिया कि हम कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे ही कायदे आज़म ने कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट किया तो ब्रिटिश और ब्रिटिश के साथ गांधी के साथ पूरी की पूरी इंडियन नेशनल कांग्रेस एकदम सख्ते में आ गई। वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि कायदे आज़म इसको एक्सेप्ट करेंगे, और उन्होंने तो शोर मचाना शुरू कर दिया। गांधी ने बहुत से ख़त लिखना शुरू कर दिए अंग्रेज़ों को और शोर मचाया कि इस प्रपोज़ल में इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। इंटरप्रिटेशन मीन्स कि इसमें चेंजिंग होनी चाहिए, कि मतलब इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स हटा दिए जाएं और उसके बाद इसको नाफज कर दिया जाए। अब ऐसा कौन सा पॉइंट था जो गांधी इसमें से इंटरप्रेट करवाना चाह रहा था? वो पॉइंट था सेपरेशन फ्रॉम इंडियन यूनियन। वही पॉइंट, उसी पॉइंट को देखते हुए जिन्ना ने इसको एक्सेप्ट किया था, और गांधी ये जोर लगा रहा था, अंग्रेज़ों को कह रहा था कि इसको आप निकाल दें, उसके बाद की प्रपोजल आप नाफज कर दें, हमें कोई इशू नहीं है। जैसे ही कायदे आज़म ने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, गांधी ने फ़ौरन इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि पहले इस प्रपोजल में इंटरप्रिटेशन होगी, फोर्थ पॉइंट सेपरेशन फ्रॉम इंडियन यूनियन उसको ख़त्म किया जाए, फिर इस प्रपोजल को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो फिर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कायदे आज़म को पता चल रहा था कि गांधी और कांग्रेस की सब कुछ कर रहे हैं। कायदे आज़म ने अंग्रेज़ों से सवाल भी किया कि आप हमें क्लियर करें कि क्या री इंटरप्रिटेशन होगी, लेकिन जो ब्रिटिश थे वो किसका साथ दे रहे थे? कांग्रेस का साथ दे रहे थे। उन्होंने क्लियर करना मुनासिब नहीं समझा। अब क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन प्लान इम्प्लीमेंट हुआ फोर्थ पॉइंट को स्किप करके, मतलब री इंटरप्रिटेशन के बाद। जिस पॉइंट की बिना पर कायदे आज़म ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था, उस प्रपोजल को, उस पॉइंट को निकाल दिया गया। कायदे आज़म को बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और कायदे आज़म ने फिर से इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और एक हतमी फैसला लिया, एक फाइनल डिसीजन लिया। वो डिसीजन क्या था वो आगे देखते हैं। अब जिन्ना कांग्रेस और ब्रिटिश दोनों से बहुत सख्त नाराज़ हो गए और जिन्ना सस्पेंडेड ऑल बिजनेस, और जिन्ना और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ये डिसाइड किया कि अब हम स्टार्ट करेंगे एक डायरेक्ट एक्शन डे, कि हमें कोई ना कोई एक्शन लेना है। हम अपने एक सेपरेट स्टेट की डिमांड रखते हैं, हम अपने सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक राइट्स चाहते हैं, एक अलग मुल्क होना चाहिए, वो नहीं मिल रहा, तो हम स्टार्ट करेंगे एक डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे स्टार्ट हुआ कम्युनल डिफरेंसेस की बेस पे। मुसलमानों की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, लेकिन ये इतना वर्स, इतना सुवेयर होता गया कि 16 अगस्त 1946 में कोलकाता में कत्ले आम हुआ। बहुत सी अमवात हुई, बहुत से लोग मारे गए। अब जब ब्रिटिश ने देखा कि इतना नुकसान हो रहा है, अब कुछ ना कुछ होना लाजमी है, सो ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि इंटरनल गवर्नमेंट बनेगी और जो कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली बनाए, और कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली बनेगी तो आइन बनेगा। फिर क्या हुआ? फिर कायदे आज़म ने सोचा कि अगर हम इस तरह एक साइड पर बैठ के, तो जो नेहरू है वो बहुत कुछ अपने नाम करवा लेगा और मुसलमानों का बहुत नुकसान हो सकता है। तो जिन्ना ने डिसाइड किया कि भाई हम इंटरनल गवर्नमेंट का पार्ट बनेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली का पार्ट बनेंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली बनी। कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली में सीनियर मिनिस्टर बना दिया गया नेहरू को, और फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया लियाकत अली ख़ान को। कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली में कितनी सीट्स थीं, क्या हुआ, वो हम आगे देखते हैं। अब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली फाइनली बनी। कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली में 290 मेंबर्स थे। 290 मेंबर्स में से 73 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे और 212 कांग्रेस के मेंबर्स थे। इसके अलावा इस असम्बली ने
जो कांग्रेस थी उसका इंडियन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया। मुसलमानों ने अपना इंडियन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसलिए लेट पास किया क्योंकि मुसलमानों ने अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इस्लामिक आइडेंटिटी के साथ पास करना था, इसलिए मुसलमानों को थोड़ा सा टाइम लगा। अब जो इंटरनल गवर्नमेंट बनाई कायद आज़म ने 1946 में, उसमें कायद आज़म ने अपने कुछ मिनिस्टर्स रखे, और वो कौन कौन से मिनिस्टर्स थे? वो थे जी अब्दुल रब नश्तर थे, आई चंद्रीगढ़ थे, राजा गजनफर अली खान थे, इसके अलावा जोगिंदर नाथ मंडल, और इनके अलावा जो 5th मिनिस्टर थे वो थे लियाकत अली खान। तो कायद आज़म ने अपनी जो इंटरनल गवर्नमेंट बनाई थी उसमें तकरीबन 5 मिनिस्टर्स रखे थे। अब आगे हिस्ट्री में क्या होगा वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। This is all about cabinet mission plan. Hope you understand. If you have any question, do write your question in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। Until then, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। Stay tuned and अल्लाह हाफिज़।